सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ पंच में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। नाज़रीन, अब सूरत हाल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा साद डार और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और आला सतही वफ़द पाकिस्तानी इस वक्त आपको पता है कि आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के ख़ुसूसी इजलास में शिरकत के लिए मौजूद है सऊदी अरब में, जहाँ पर शहबाज शरीफ समेत 1000 से ज़ायद सरबराह मुमलिकत और पॉलिसी साज भी उन्हीं के हमरा मौजूद हैं। जबकि सऊदी अरब जिस आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के ख़ुसूसी इजलास की मेज़बानी कर रहा है, इसमें आलमी ताउन और तवानाई बराए तरक्की पर तवज्जो दी जा रही है, जहाँ पाकिस्तानी वफ़द अहम स्टेक होल्डर के साथ बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने इक़्तिसादी और तरक्याती एजेंडे को आगे बढ़ाएगा। अब दूसरी जानिब अगर देखें नाज़रीन, तो आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान अल-जासिस से मुलाकात की है, जिसमें इस्लामी तरक्याती बैंक के पाकिस्तान में जारी मुख्तलिफ मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया है। और इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की सैलाब के बाद बहाली में IDB की मावनत को सराहा है। अब बात यह है कि मुलाकात में पाकिस्तान में इस्लामी तरक्याती बैंक के जारी मुख्तलिफ मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफ़ाक़ और पाकिस्तान और इस्लामी तरक्याती बैंक के दरमियान ताउन के नए मौक़े तलाश करने पर भी गुफ्तगू हुई है। अपने तज्ज़ियाकारों से नाज़रीन इस पर जानते हैं कि वो इस मुलाकात और आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम को कैसा देखते हैं और वज़ीर-ए-आज़म की सदर इस्लामी तरक्याती बैंक के मुलाकात कितनी अहमियत की हामिल है। इस तमाम सूरत-हाल पे हमारा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शहजादा जुल्फ़िकार इस वक्त कोयटा से हमें ज्वाइन कर चुके हैं और हम्माद रुहेला इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है। साथ साथ ज़ाहिर शाह शराजी और अली आफ्ताब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शराजी साहब, आप क्या समझते हैं? इस वक्त देख रहे हैं कि इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म जो है दूसरा दिन है कि सऊदी अरब में मौजूद है, मुलाकात कितनी अहम देख रहे हैं और आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के साथ क्या माहौल देख रहे हैं आगे बढ़ता हुआ? देखिए, पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है। जितना फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर पाकिस्तान है इस वक्त, मेरे ख्याल से ये फोरम एक बहुत बड़ी नेमत शायद हम समझे तो कम नहीं होगी। और आज जो OIC बैंक के सरबराह से मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की, तो बड़ा की रोल हो सकता है इस्लामिक बैंक का। और साथ साथ जो इतना बड़ा फोरम है जिसमें सऊदी अरब, मैंने कल भी कहा था कि सऊदी अरब एक बड़ा अहम रोल प्ले कर सकता है पाकिस्तान की सियासी और साथ साथ हम कह सकते हैं जो इकोनॉमिक सपोर्ट है उसके हवाले से। एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी बात होगी, साथ साथ IMF के जो सरबराह हैं वो भी यहाँ मौजूद होंगे। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे ऐसे इशूज हैं जिसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो बात कर सकते हैं और पाकिस्तानी वफ़द शायद मेरे ख्याल में तैयारी करके गया होगा। एक अच्छा पाकिस्तान के लिए एक मौका है जिसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे इशूज जिनके ऊपर जो है आम हालात में बात नहीं हो सकती थी, हमें बहुत ज़्यादा हर्डल का सामना करना पड़ता था। और मेरे ख्याल में जो इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान है और जो सऊदी क़यादत है वो बड़ा अहम रोल प्ले कर सकती है, ना सिर्फ IMF की इमदाद के हवाले से बल्कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है, बिल गेट्स फाउंडेशन यहाँ पे मौजूद है। साथ साथ जो IMF का हम कह सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट और क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक बहुत बड़ा फंड का हिस्सा है जो कि उन ममालिक को दिया जाता है जो कि डिजास्टर और क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट होते हैं। और पाकिस्तान मेरे ख्याल में तीसरा मुल्क है जो कि इस तमाम तर सूरत हाल से इफेक्ट होगा। और UN ने जो पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है उसको भी इस फोरम पे उठाना चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त डिजास्टर और क्लाइमेट चेंज के हवाले से इंतहाई खतरनाक सूरत हाल का इसको सामना है। तो एक हमारे पास ये भी अपॉर्चुनिटी होगी। दूसरा देखिए, इस्लामी ममालिक के जो इस वक्त मुख्तलिफ डेलीगेट्स होंगे, मंदूब होंगे, उनके साथ जो है वो सऊदी अरब के तवस्सुत से बड़ी आम बातचीत हो सकती है कि पाकिस्तान इस वक्त जिस क्राइसिस से गुजर रहा है, इस्लामी ममालिक को भी आगे आना चाहिए और एक अलग पाकिस्तान की हैसियत को देखते हुए पाकिस्तान एक वाहिद न्यूक्लियर स्टेट है इस वक्त, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी ताकतवर फौज इस्लामी ममालिक में पाकिस्तान की है। तो पाकिस्तान यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल इस लिहाज से प्ले कर सकता है कि जो इन ममालिक की जरूरियात है, चाहे वो दिफाई है, चाहे वो टेक्निकल है, चाहे वो मुख्तलिफ ITEC के हवाले से है, वो पाकिस्तान इनको ऑफर कर सकता है और उसके बदले पाकिस्तान की फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है। पाकिस्तान को जो है ऑयल फॉर टेक्नोलॉजी एक्सचेंज की मदद मिल सकती है। IT का एक बहुत बड़ा शोबा है जहाँ पाकिस्तान सपोर्ट कर सकता है इस्लामी ममालिक को और दूसरे जो जरूरतमंद ममालिक हैं। मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा फोरम है और शायद शहबाज हुकूमत की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि इतना बड़ा मौका जो है वो उनको फौरन प्राइम मिनिस्टर का ओथ लेने के बाद पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर मिला है। और ये शायद पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी
सिल्वर लाइनिंग है और बहुत से पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक मसाइल हैं वो इस फोरम से हल हो सकते हैं अगर हम जो है बाकायदा प्लानिंग करके गए हों और स्ट्रेटेजिकली अपने कार्ड्स प्ले करें। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान अपने बहुत सारे मसाइल का हल जब प्राइम मिनिस्टर वापस आएंगे तो वो शायद लेकर आए। बिल्कुल, ये जैसे कि अम्माद, जैसे कि शराजी साहब फरमा रहे हैं कि ये पाकिस्तान के लिए और शहबाज हुकूमत के लिए साथ साथ एक बहुत बड़ा मौका है अगर वो सही तरह से अपने कार्ड वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। एक बहुत बड़ा यकीनी तौर पे इकनॉमिक फोरम है, तो आप समझते हैं एक हमारा जो पाकिस्तानी वफ़द है वो भी वहाँ पे मौजूद है और इक़्तिसादी और तरक्याती एजेंडे मुस्बत अंदाज में पाकिस्तान के आगे बढ़ेंगे? जी सर ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर ये हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है, मैं इससे एग्री करता हूँ, लेकिन साथ ही उन्होंने जो प्रोविज़ो लगा दिया है वो बहुत बड़ी कंडीशन है कि अगर अपने कार्ड्स को सही तौर पे प्ले करें तो हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये हमारे पिछले माजी को देखते हुए हमने कभी ऐसा नज़र नहीं आया कि हमने कुछ अच्छी बारगेन्स की हों, अच्छी निगोसिएशंस की हों। बहरहाल ये दौरे बड़े ज़रूरी होते हैं, इन पे राब्ते रहते हैं, राब्ते रहने चाहिए। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की एक्सरसाइज है। इस वक्त जिस इकॉनमी की सूरत हाल है, बाहर के लोगों को, ममालिक को, इदारों को इस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो ये अच्छी चीज़ है, होना चाहिए। ADB हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक हो गया, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक्स हो गए, इनको पाकिस्तान से चंद शिकायतें हैं। हमारी जो सबसे बड़ी शिकायत मेरे नज़दीक है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में हमारी मिसमैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स है, जिसकी वजह से ना सिर्फ वो कॉस्ट उस प्रोजेक्ट की बढ़ जाती है, हमारे नेशनल एक्सचेकर को नुकसान होता है और अगर डोनर इसके पीछे हो तो वो ये भार उसको उठाना पड़ता है। इसके बहुत ज्यादा मसाइल है, हमें प्लानिंग की वहां पर भी बहुत ज्यादा फुकदान नजर आता है। अगर मैं चंद बातें आपके सामने रखूं कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में क्या क्या इश्यूज आते हैं, तो हमारे सियासतदानों को अगर हम देखें तो वो बहुत जल्दी में होते हैं, जिसकी वजह से फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो तैयार की जाती हैं वो बहुत जल्दी में की जाती हैं। उसमें डिजाइन बड़े जो है कि दूसरे प्रोजेक्ट्स को कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है बगैर देखे कि उस शहर जहां पर आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसकी जमीन की क्या सूरत हाल है, क्या वो उतना लोड ले सकेगी या उसको किसी एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होगी। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जब खुदाई होती है, जब एक्सकवेशन वर्क्स होते हैं, तो जो टाइप्स ऑफ सॉइल है उसमें हार्ड रॉक निकल आता है। अब उसकी कोई फिजिबिलिटी के अंदर पहले रेट्स होते ही नहीं है। तो इस किस्म की चीजें जब आती हैं तो बाद में मामलात मजीद बिगड़ते हैं, जिसका नुकसान हमें उठाना पड़ता है। हम बहुत एम्बिशियस टाइमलाइन रख देते हैं, हम 1 साल के प्रोजेक्ट को 6 माह में करना चाहते हैं और वो 1 साल क्या, वो तो लटक जाता है और 2 साल में पूरा होता है, कहीं 2-2.5 साल में। और उसकी कॉस्ट भी, प्रोलॉन्गेशन कॉस्ट जो है वो भी आपको और हमें अदा करनी पड़ती है, डोनर को अदा करनी पड़ती है। हमारे सियासतदानों को तख्तियां लगाने का बहुत शौक होता है, तस्वीर खिंचाने का बहुत शौक होता है। शायद इस वजह से वो बगैर फिजिबिलिटी के जल्दी जल्दी में प्रोजेक्ट अनाउंस कर देते हैं और फिर उसके बाद सर पे डंडा लेके खड़े हो जाते हैं कि इसको फौरन कंप्लीट कराएं, खा उसकी क्वालिटी जैसी भी हो, वो पुल 2 दिन में गिर जाए लेकिन एक बार हमारी तस्वीरें वहां खिंच जानी चाहिए। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बहुत सबसे एक और इशू जो आता है, लैंड अभी प्रोक्योर ही नहीं हुआ होता और प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से अदालतों से स्टे आ जाते हैं और वो मामला फिर रगड़ जाते हैं, फिर लंबे हो जाते हैं, फिर उनकी फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस होती हैं। फिर एक इदारा दूसरे इदारे से, गवर्नमेंट के इदारे आपस में कोई कोलैबोरेट नहीं करते, कोई रिक्वायर्ड एनओसीज जो हैं वो नहीं देते। एक तरफ सड़क बनाने का ठेका दिया जाता है, वो ठेकेदार आकर वहां पर काम शुरू करता है तो उसको वापडा वाले उठाकर ले जाते हैं कि आपने हमारी लाइन तोड़ दी है। ये मामलात नहीं होने चाहिए, बेहतर मैनेजमेंट होनी चाहिए। टैक्सेस की जहां तक बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे यहाँ बहुत अनस्टेबल टैक्स रजीम है। हमारे जो बिडर्स पार्टिसिपेट करते हैं टेंडर्स में, वो इस वजह से डिस्करेज्ड है कि उनको पता ही नहीं कि 6 महीने बाद कोई नया टैक्स आ जाएगा और उनको वो जेब से देना पड़ जाएगा। तो इन चीजों को सामने रखिए, अपने डोनर्स के ये बहुत बड़े कंसर्न्स हैं, इनको देखिए तो आप बहुत जल्दी अपने प्रोजेक्ट्स को भी कंप्लीट कर सकते हैं और डोनर्स को भी खुश कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आलमी इक़्तिसादी फोरम का ये खुसूसी इजलास है शहजादा जुल्फ़िकार साहब, जो कि इस वक्त सऊदी अरब में जारी है, पाकिस्तान भी मौजूद है, समझते हैं कि इस वक्त शहबाज हुकूमत के लिए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और साथ साथ ये कितना अहम है और कितना ज़रूरी है इस वक्त कि शहबाज हुकूमत इस वक्त मौके पर अपने कार्ड सही अंदाज में इस्तेमाल कर सके। देखिए, एक तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि दुनिया में वो तमाम 1000 से ज्यादा मंदूबीन और 220 से ज्यादा जो है वो हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट्स और उनके साथ जो उनके डेलीगेशन के जो मेंबर डेलीगेट्स हैं वो शिरकत कर रहे हैं। और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें आप दुनिया में जो एक चैलेंजेस हैं लोगों के लिए,
पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंजेस हैं कि किस तरह कोलैबोरेशन करना है और पॉवर्टी के लिए हमने क्या काम करना है। गैप्स बढ़ता जा रहा है, जो बहुत इसका थीम है, इस जो फोरम है उसका थीम है कि पॉवर्टी जो उसका और जो हैव्स और हैव नॉट्स के जो गैप्स बढ़ता जा रहा है उसको किस तरह एड्रेस कर लिया जाए। कोलैबोरेशन दुनिया के ममालिक और दुनिया के उसको किस तरह कोलैबोरेशन उसका किया जाए, किस तरह ताउन किया जाए एक दूसरे के साथ, और SDGs जो गोल्स हैं उनको किस तरह अचीव किया जाए, उस पर कितना पेशरफ्त हुआ है, क्या नहीं हुआ। और ख़ुसूसन हमेशा से डेवोस में हुआ करता था ये इजलास, और ये सऊदी अरब का एक उसको सऊदी अरब को चूज करना 2030 का जो है 2030 का एक MBS मोहम्मद बिन सुल्तान का जो एक विजन है कि वो सिर्फ और सिर्फ तेल पर जो है रिलाई ना करें और दूसरे जो अपने आमदन है उस पर भी जो है उसको एक्सप्लोर, और उनके लिए अपॉर्चुनिटी, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। फिर उससे हटकर ये फोरम में जो 50 से ज़्यादा जो सेशन होंगे उसमें पाकिस्तान को मौका मिलेगा, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर और उनके जो मेंबर्स हैं जो डेलीगेशन के, उनको मौका मिलेगा उन सेशन में अपना मौक़िफ़ और प्रायोरिटीज़ रखें। गाज़ा पर जो है वो अपना मौक़िफ़, पाकिस्तान को मौका मिला है कि वो अपना मौक़िफ़ बयान करे गाज़ा पे, और गाज़ा पे जो चीज़ें हो रही हैं, जो उनके साथ जुल्म हो रहा है फ़लस्तीनियों पे, क्योंकि फ़लस्तीनी के जो न्यूली प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद मुस्तफ़ा जो है वो भी शिरकत करेंगे। तो ये एक पाकिस्तान के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है कि इंटरएक्ट करे उन लोगों के, दुनिया के ममालिक के मंदुबीन के साथ और उनके वर्ल्ड लीडर्स के साथ। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है जी। बिल्कुल, इंटरेक्शन का ये कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा यकीनी तौर पे प्लेटफॉर्म भी है, और वर्ल्ड इकनॉमिक, अली समझते हैं कि ये वर्ल्ड इकनॉमिक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और पाकिस्तान इस वक्त भरपूर फ़ायदा उठा सकता है उन इशूज़ पर बात करके जिस पर आज तक किसी की नज़र नहीं गई है या दबा दिया जाता है, और साथ साथ पाकिस्तान के जो इक्तिसादी और तरक्याती एजेंडे उन पर भी मुस्बत अंदाज में बात हो सकती है। जी बिल्कुल, सारे फोरम्स ही बहुत बड़े होते हैं, हर फोरम के ऊपर जाना चाहिए, अपना बेहतरीन मुकदमा पेश करना चाहिए। होपफुली पाकिस्तान करता भी आया है और शायद इस दफ़ा भी करेगा, आगे भी करता रहेगा। जो बुनियादी मसला है वो ये है कि हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा। सो हम मालियाती इदारे हों या फॉरेन इन्वेस्टर्स हों, इनके आगे जाके हम बड़ी रोज़ी पिक्चर पेश करते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर्स अक्सर ये कहते पाए जाते हैं कि जो आप लेके आएंगे या इन्वेस्ट करेंगे उसको मैं ख़ुद सुपरवाइज़ करूँगा, लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि जो सबसे बुनियादी मसला है पाकिस्तान का, वो क्योंकि स्टेट का ऐसे लगता है कि शायद शिराजा बिखर रहा है, तो कोई एक भी ऑफिस ऐसा नहीं रह गया जिसकी अल्टीमेट अथॉरिटी हो। यहाँ पे कभी भी कुछ भी चैलेंज हो सकता है और हमने होते देखा है। इसके अलावा जिस तरह शिराजी साहब ने जिक्र किया कि हम उनको क्या कुछ ऑफ़र कर सकते हैं, उसमें अगर IT का जिक्र करें तो अब सऊदी अरब में तो आज तक टिकटॉक कभी बैन नहीं हुआ, सऊदी अरब में तो आज तक कभी ट्विटर बैन नहीं हुआ, सऊदी अरब में तो आज तक कभी यूट्यूब बैन नहीं हुआ। यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें मल्टीपल टाइम्स हो चुकी हैं, अभी भी शायद हैं। इसी तरह फिर रोहिला साहब ने एक बड़ी वो जो खूबसूरत बात की कि यहाँ पे जल्दी में तस्वीर खिंचवाने का शौक़ होता है, उसमें मैं एक और चीज़ ऐड करता हूँ कि यहाँ पे उसका भी बहुत ज़्यादा शौक़ होता है कि वर्ल्ड्स टॉलेस्ट, वर्ल्ड्स बिगेस्ट। सो अब हमें आजकल एक नया जुनून है कि हमने वर्ल्ड्स टॉलेस्ट डैम बनाना है, और वो उसकी अगेन फिजिबिलिटी जो है कुछ और कहती है, जो बाहर के लोग जिन्होंने उसका मुआयना किया है वो कुछ और कहते हैं। सबसे बड़ा ख़तरा कि खुदा ना खास्ता वर्ल्ड्स टॉलेस्ट डैम अगर गिर जाए तो आधा पाकिस्तान जो है वो वाइप आउट हो जाएगा। सो इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए और फिर प्लान्स बनाने चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपना मुकदमा जैसे मर्जी पेश करें, यहाँ पे हो क्या रहा है उसको किस, यहाँ पर चीज़ों को मैनेज किस तरह किया जाता है वो पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है। सो जब तक वो ठीक नहीं होती बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, लेकिन यकीनी तौर पे वक्त की ज़रूरत है और अहम तरीके से ऐसे अंदाज में अगर इस फोरम को इस्तेमाल किया जाए तो बहुत फ़ायदा भी हो सकता है। इस्तेमाल तो सूरत हाल पे आगे भी बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का।
वेलकम बैक। और नाज़रीन, अब गुज़िश्ता रोज़ हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा नून लीग पंजाब के सदर दाना सनाउल्लाह की जानिब से आपको याद होगा कि एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें ये मुतालबा सामने आया था कि अब पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ पार्टी की सदारत संभालेंगे, जिसके बाद एक मरतबा फिर नून से शीन के निकलने की खबरें अब गर्दिश करने लगी हैं। और साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि पार्टी के कई देरीना रहनुमा नवाज शरीफ को बतौर वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहते हैं, जबकि आज एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर कर दिया गया है। एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म और ख़ुद वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार आलमी इक़्तिसादी इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं, तो दूसरी जानिब डार साहब को डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बनाने के फैसले के साथ तकर्रुरी का नोटिफिकेशन भी अब बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। इस तमाम सूरत हाल में फिर सवाल ये है कि माजी करीब में तो वज़ीर-ए-आज़म मुतअद्दिद कलमदान अपने पास रखते आए हैं, लेकिन अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि वज़ीर-ए-आज़म को अपना ही ओहदा संभालने के लिए डिप्टी की ज़रूरत पेश आई है। और क्या ये ऐसे कौन से अहम इकदाम हैं जिसके लिए डार साहब को वज़ीर-ए-आज़म का डिप्टी मुकर्रर किया गया है? शहजादा जुल्फ़िकार साहब, आप समझते हैं कि ये इस वक्त इस अहम मौके पर ऐसी टाइमिंग पर ये ज़रूरत क्यों पेश आई है कि डार साहब ने ऐसे कौन से इकदाम करने हैं, या फिर वज़ीर-ए-आज़म को अपना ही ओहदा संभालने के लिए डार साहब की ज़रूरत पड़ गई? देखिए, हमारा तो तज्जिया है कि इस वक्त तमाम चीज़ें स्मूथ जा रही थी, कोई ज़रूरत नहीं थी कि आप अपोजिशन को या आपके जो अलाइड पार्टीज़ हैं, जो आपके पीपल्स पार्टी या दूसरे आपके, उनके लिए आप एक शक शुबात का मौका प्रोवाइड करें कि क्या अंदर खिचड़ी वो है बन रही है, क्या जो सुप्रीम लीडर हैं इस वक्त पार्टी के मियां नवाज शरीफ साहब, वो इत्तेमाद भी रखते हैं शहबाज शरीफ पर, अपने भाई पर, क्या वो कोई शरीक इक़्तिदार जो है, ये शरीक ऑफिस उनका, उसको बनाना चाहते हैं अपने बाइतिमाद बंदे को, इसहाक़ डार साहब को? तो ये कुछ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये इंडिकेट करता है कि अंदर ज़रूर न कुछ चीज़ें चल रही हैं। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो वो ग्रुप जो इस वक्त शिकस्त खुर्दा है या इस इलेक्शन में वो कामयाब नहीं हुए हैं, उनको भी कोई एक्टिविटी चाहिए, कोई पार्टी एक्टिविटी। तो ये एक जो अंदरूनी खाना से खबरें आ रही हैं वो ये कि वो चाह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ कंप्लीटली इररेलेवेंट ना हो जाए, तो उनके पास एक ऐसा ओहदा होना चाहिए कि पार्टी की एक्टिविटीज को, पार्टी को चलाने के लिए वो दोनों को अलग करे। बज़ाहिर तो यही कहा गया होगा, और हमेशा होता यह है कि जिसके पास चीफ मिनिस्टर या गवर्नर, चीफ मिनिस्टर या दूसरे ओहदे होते हैं या प्राइम मिनिस्टर का ओहदा होता है, तो उसको कह देते हैं कि पार्टी जो है अब हम चलाएंगे, क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप पार्टी चलाएं। जैसे इस वक्त जरदारी साहब हैं, जरदारी साहब सबको पता है पार्टी वही चला रहे हैं, उसमें प्रेसिडेंसी में बैठे हुए हैं, लेकिन फील्ड में आपको नजर आ रहा है कि बिलावल और बिलावल की टीम जो है वो फील्ड में काम कर रही है। तो मेरे ख्याल में ये एक जो शीन या उसकी बात है, नून से शीन के अलग होने, नून और शीन की बात है, वो अलग होने की बात है, लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल पार्टी के और जो गवर्नमेंट के ओहदों को उनको अलग कर दिया, इसलिए जरूर समझते हैं कि पार्टी को ज्यादा एक्टिवेट किया जाए, लोगों को और उनको ज्यादा, बिल्कुल पार्टी को एक्टिवेट किया जाए, लेकिन अब इस बयानिए को मज़ीद तक़वियत मिलती हुई दिखाई देती है। अहमद, आप समझते हैं इस वक्त ऐसी टाइमिंग पे डार साहब की ऐसी कौन सी ज़रूरत पेश आई है वज़ीर-ए-आज़म को कि उनको अब अपना ओहदा संभालने के लिए भी डार साहब को बुलाना पड़ गया है? कौन से इक़दाम करने आगे? हम भी देखते हैं जी, आने वाले वक्त में ऐसे कौन से इक़दाम होते हैं जो डार साहब के थ्रू किए जाएंगे। वैसे तो डार साहब हर फन मौला हैं, वो हर किस्म की सर्विसेज दे सकते हैं, और पहले मेरे सीनियर कह भी चुके हैं कई बार इस शो में कि वो शरीफ ख़ानदान की मईशत के लिए ज़रूरी हैं। तो मैं उनकी उस बात को भी रिपीट करूँगा और उससे एग्री भी करूँगा, इंडोर्स भी करूँगा। बाकी ये जो बात है कि ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा आ चुका है, और इसकी मैं तो इसकी कानूनी सूरत हाल भी समझने से कासिर हूँ। मैं अगर इसके ऊपर कानूनी तरफ से बात करूँ तो एक कानूनी असूल सिंपल सा है कि लॉ ये तसव्वुर करता है कि हर इंसान को उस चीज़ का हक हासिल है जिसका इसको एक्सप्रेसली मना नहीं किया गया कानून में। इदारों को और ओहदों को इसका बिल्कुल बरक्स है।
कानून ये तस्वुर करता है कि हर उस चीज़ की ममानियत है जिसको एक्सप्रेसली अलाउ नहीं किया गया। अगर हम ओहदों की बात करें तो जो आईनी रिकग्नाइज्ड ओहदे हैं वो प्राइम मिनिस्टर का है, प्रेसिडेंट का है, सीएम का है, गवर्नर का है, चेयरमैन का है और सेक्रेटरी का है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी कहीं कोई मिसाल, कोई नाम है नहीं, इसको इस्तेमाल नहीं किया गया इस इस्तिलाह को, तो ये आइन में इसकी कहीं इसका जिक्र नहीं है, ये रिकग्नाइज चीज़ ओहदा नहीं है। अब अगर आप फेडरल गवर्नमेंट की बात कर लें तो आर्टिकल 90 और आर्टिकल 99 तक अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता चलता है कि फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस बनाए गए हैं। उसको भी पढ़ें तो उसके अंदर भी ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हमें कहीं नजर नहीं आता। तो अभी तक ना तो हमें आइन में ना उसके किसी कानून के अंदर इस चीज की कहीं से इजाजत दी गई है। लिहाजा अगर मैंने पहले जो असूल बताया था कि इदारे और ओहदे को हर चीज ममानत समझी जाएगी अगर एक्सप्रेसली अलाउड ना किया जाए। अगर अब इसको ये कानूनी शक्ल देना चाहते हैं तो इसके लिए इनको दोबारा से लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी। कोई भी पर्सन सेंट्रिक लेजिस्लेशन नहीं की जा सकती, किसी एक शख्स को अकोमोडेट करने के लिए कानून साजी नहीं की जा सकती। हमारी अदलिया इसके बारे में बेतहाशा जजमेंट्स दे चुकी है। तो ये तो सूरत हाल ये रही। अब कहा जा रहा है कि ये सेरेमोनियल ओहदा है, इस पे पावर्स नहीं होती, जैसे पहले भी बनाया गया था, अभी भी बनाया जा रहा है। तो सेरेमोनियल ओहदे की जरूरत क्यों पेश आई? उसकी क्या वजह है? जब उसको कोई पावर नहीं देनी, कोई अथॉरिटी नहीं देनी, तो क्या सिर्फ अखराजात ऐड करने के लिए? एक तरफ हम ऑस्टेरिटी की बात कर रहे हैं, बचत की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम नए ओहदे क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सवालात हैं जो आने वाले वक्त में हमारे सामने आएंगे, इनका जवाब देखते हैं। सवालात बहुत खड़े हो गए, लेकिन शराजी साहब जैसे कि हम्माद फरमा रहे कि कोई ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कोई रिकग्नाइज ओहदा नहीं है, तो फिर क्या ज़रूरत ऐसी पेश आ गई है? या फिर अगर रिकग्नाइज ओहदा है ही नहीं तो फिर कौन से इकदाम करने हैं, या क्या ज़रूरत है इस वक्त वज़ीर आज़म को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की, डार साहब की? देखिए, पार्लिमानी निज़ाम के अंदर बड़ा वाज़ेह है, जैसे कि हमाद ने कहा बड़ा टेक्निकली कि आर्टिकल 190 और 99 इसकी प्रोविजन और उसके नीचे रूल्स है, उसके अंदर कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है सेरेमोनियल की। अगर आप बात करें तो कल आप डिप्टी प्रेसिडेंट भी फिर सेरेमोनियल बना ले और जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत हो। मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है उसके अंदर अपनी काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि पहले शहजादा ने कहा और हमने बात की कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो टूट फूट और डिसइंटीग्रेशन है। जो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ करीबी साथी हैं वो मेरे ख्याल में अमली तौर पर तमाम जो उस वक्त सिस्टम है उससे बाहर नजर आते हैं। आप चाहे वो ख्वाजा साद रफीक हैं, चाहे वो राना सनाउल्लाह हैं, चाहे वो एग्रेसिव पार्टी का जो फेस था वो सिस्टम के अंदर नहीं। और बिल्कुल मैं इससे इत्तेफाक करूंगा कि मियां साहब को एक दोबारा नई उनके अंदर रूप फूंकने के लिए एग्रेसिव पॉलिटिक्स के ऊपर बार बार जो बात करते रहे उस पर शायद मजबूर किया जा रहा है। और एक तरफ अगर सिस्टम हुकूमत चलाएगी और प्राइम मिनिस्टर चलाएंगे, दूसरा उसके साथ साथ वो एग्रेसिव मोड में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि पार्टी का जो वोट को इज्जत दो वाला बयानिया है उसको आगे लेके चला जाए। और उसका वाज़ेह मकसद ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक किस्म का प्रेशर भी रखा जाए कि अगर शहबाज शरीफ साहब एक तरफ उनके हाँ में हाँ मिला रहे हैं तो दूसरी तरफ पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जो कि एग्रेसिव पॉलिटिक्स करेंगे। दूसरा, मैं ये नहीं समझता कि इसहाक डार को साहब को क्यों जरूरत पेश आई। बिल्कुल दूसरी वजह यही है कि मियां नवाज शरीफ साहब शायद अपने भाई पे भी ट्रस्ट नहीं कर रहे और उनको एक अपना डिप्टी चाहिए कि वो तमाम चीजें जो अंदर हो रही है और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उनके साथ रहे और उनको इन पिक्चर रखा जाए। क्योंकि बहुत सारी जगहों में हमने देखा शहबाज शरीफ साहब ने पहले कहा कि जी असल आदमी तो मैं हूँ, मेरे ताल्लुकात काफी अच्छे हैं मुख्तदर हलकों के साथ, तो ये एक रीजन है। लेकिन एक चीज मैं जो समझता हूँ वो ये है कि अपने मुखालफिन को बड़ा अच्छा मौका दे रहे हैं। गैर कानूनी और गैर आईनी ओहदा रखने पे वो दोबारा अदालतों में जाएंगे, इनको टारगेट करेंगे और उनको एक और मौका मिलेगा कि वो हुकूमत को प्रेशराइज कर सके। तो मुझे तो लगता है कि शायद अंदरूनी खाना पीएमएलएन के अंदर अपनी टूट फूट और अपनी इंतशार और साजिशें हो रही हैं जो मेरे ख्याल में इस हुकूमत के लिए ज्यादा नुकसानदेह होगी। और अपोजिशन और साथ साथ जो पीपल्स पार्टी तैयार बैठी हुई है किसी भी तरीके से हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए, उनके लिए एक अच्छा मौका है कि वो दूसरी जो ग्रुप के साथ मिलकर शायद हो सकता है कि एक नई हुकूमत लाने की कोशिश करें और एक इन हाउस चेंज भी आ सकता है। एक तशवीशनाक सूरत हाल है, तशवीशनाक बात है। अली, आप समझते हैं ये अब जो बयानिया जो बात पहले की जा रही थी नून से शीन के अलग होने की, अब डिप्टी वजीर आज़म के ओहदे के बाद अभी इस बयानी को मजीद तकवीत मिल गई? एक तो ये कि T20 वर्ल्ड कप जून में है लेकिन पाकिस्तान अभी तक नायब कप्तान मुकर्रर नहीं कर सका। सो हमें खुश होना चाहिए कि चलें नायब वज़ीर आज़म हमने मुकर्रर कर लिए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि बयान दिया गया कि
नवाज शरीफ साहब को दोबारा चेयरमैन बना देना चाहिए पार्टी का। अच्छा, अब काफ लीग जो है ना, उसका कोई लेना देना हो या ना हो कायदे आज़म के साथ, लेकिन मुस्लिम लीग काफ में जो काफ है वो कायदे आज़म है। जो मुस्लिम लीग नून है का नून है वो है नवाज शरीफ। सो इनको पनामा के बाद निकाला गया, मतलब इनको नहीं रहने दिया गया चेयरमैन, जिसके बाद ये बन गए ताहियात कायद। सो एक पार्टी जिसके नाम में एक बंदे का नाम आता हो, सो उसके बारे में तो ये तसव्वुर होना चाहिए कि जब वो बंदा कह देगा कि ये काम इस तरह से होगा या इस तरह से नहीं होगा, तो आगे फिर उसमें कुछ भी इख्तलाफ नहीं कर सकता कोई उस पार्टी के अंदर। लेकिन अब अगर उनको दोबारा से चेयरमैन बनाने की बातें होनी शुरू हो गई हैं, तो उसकी ज़ाहिर वजह ये है कि हमने देखा जब पंजाब असेंबली टूटी और उसमें काफ लीग की मिसाल थी कि वो किस तरफ जाएंगे, वोट किसके कंसिडर होंगे किसके नहीं होंगे। यानी कि अब ये देखा जा रहा है, एक तो ये समझा जा रहा है पार्टी के अंदर कि शायद अन करीब कोई ऐसी सिचुएशन आए जिसके बाद इस किस्म के फैसलों की ज़रूरत पड़े। नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़, कायद होते हुए अब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नवाज शरीफ साहब इतने पॉपुलर नहीं रहे कि पार्टी उनकी बात माने, इसलिए उनको चेयरमैन बनाया जाए ताकि पार्टी को उनकी बात माननी पड़े आईनी हैसियत में। सो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मुस्लिम लीग नून को लग रहा है कि नवाज शरीफ अब पॉपुलर नहीं रहे और पार्टी के अंदर लोग शायद उनकी बात अब नहीं मानेंगे अगर ज़बरदस्ती एज चेयरमैन उनका फैसला ना आया। मुस्लिम लीग नून भी अब बज़ाहिर लगता है कि तशद्दुद का शिकार है, लेकिन देखना होगा कि आगे आने वाले वक्त में क्या होता है। लेकिन कुछ बात हो जाए इंतहाई अहम मसले की, बल्कि मसला नहीं बतौर ज़रई मुल्क, जी अगर बात करें एक अहम मसले की और बतौर एक ज़रई मुल्क की बात करें तो हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया ये भी है कि एक ज़रई मुल्क है जो गंदम, कपास, चावल वगैरह के हवाले से ख़ुद कफ़ील समझा जाता है, जिसकी GDP का एक बड़ा हिस्सा ज़राअत पर इंहिसार करता है। माँ किसानों के लिए गंदम फ़रोग़ करना एक इम्तिहान बन चुका है। ये बदकिस्मती नहीं तो और क्या है कि एक ज़रई मुल्क में गंदम स्टोर करने के इंतज़ामात नाकाफ़ी हैं। गंदम मुकर्रर ज़रूरियात से ज़ायद दरामद करने का इंकशाफ हुआ है और कौमी असम्बली में यह एतराफ़ किया गया कि गंदम की दरामद की इजाज़त देना निगरान हुकूमत का गलत फ़ैसला था। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने, आपको याद होगा कि इस हवाले से ये एक अहम शिकायत सामने आई थी और नोटिस लिया था कि गंदम ख़रीदारी का हदफ 14 लाख मेट्रिक टन बढ़ाकर 18 लाख मेट्रिक टन किया गया है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात के बावजूद अगर आपको बताएं कि गंदम की ख़रीदारी शुरू नहीं हुई है और किसान पंजाब असम्बली के बाहर धरने का फैसला लेकर सामने आ चुके हैं। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, समझते हैं किसान ये एक बहुत बड़ी एक तो अलार्मिंग सिचुएशन भी है और बहुत बड़ी धमकी भी है कि अगर पंजाब असम्बली के बाहर धरना हो जाता है। बिल्कुल जी, ये अगर गवर्नमेंट इसको सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाती, ये हमारे पड़ोस मुल्क इंडिया में भी कितना बड़ा एहतजाज हुआ किसानों का, और ये कभी इतने बड़ी पैमाने पर जो है हमारा एहतजाज नहीं हो रहा। और ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही बड़े सूबे से इसका आगाज़ हो गया है और आपने जब उनको कहा कि इसमें हम आप खरीदेंगे, इस रेट में खरीदेंगे, और फिर अभी आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है और आपने गंदम इतनी दरामद कर ली, अभी आप हैरान हैं कि उस गंदम को खपाएं या इनसे हम उस रेट में खरीदें, तो फिर गवर्नमेंट का पैसा जाएगा कहाँ। ये बिल्कुल एक अजीब सी पॉलिसी है। और मुझे मैं याद दिलाऊं अपने जो नाजरीन है, ये बम्पर क्रॉप का एक नारा लगाया गया था मुशर्रफ साहब के दौर में, और उसके बाद कहा कि बम्पर क्रॉप जो है, और उसके बाद पता चला कि वो सारी गंदम जो है वो एक्सपोर्ट कर दी। उन्होंने कहा कि आप उसको एक्सपोर्ट कर दें, फिर खपत हो गई, फिर एहतजाज शुरू हो गया, आटे की किल्लत पैदा हो गई, गंदम की किल्लत पैदा हो गई, फिर वापस जो है उसको जो है दरामद किया गया। तो ये हमारे मुल्क, शायद मुल्क में ऐसे लोग बैठे हैं जो पॉलिसी मेकर्स, जो बहुत ही उनको नजदीक बीनी जो है वो उनकी वो शायद वो शॉर्ट साइटेड है, और वो ये नहीं देखते हैं कि आने वाले दौर में हमने कितनी गंदम रखनी है, कितनी गंदम बाहर भेजनी है, या आने वाले दिनों में कितनी गंदम पैदा होगी, हमें दरामद करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जिस तरह गाड़ियों का है कि आपने देखा किसी को नवाजने के लिए पता चला कि जी आप गाड़ी जो है वो इतने जो है बाहर से इंपोर्ट कर दें क्योंकि हमारे जो प्लांट्स हैं हमारे जो है वो बना नहीं सकते हैं, लिहाजा ले आए। अब वो मखसूस लोगों को फायदा पहुंचाना है ये आने वक्त में मैं समझता हूँ कि अगर इसको जल्दी सॉल्व नहीं किया गया, ये फिर क्योंकि
सिंध में भी हो गया, इसकी कटाई हो गई, और बलूचिस्तान में भी इसकी कटाई हो रही है, और बाज़ इलाकों में हो गया और बाज़ इलाकों में हो रहा है इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में। तो फिर ये मलगीर एक एहतजाज होगा और गवर्नमेंट मुझे लगता है कि घुटने टेकने पड़ेंगे। ये कोई इनका एहतजाज कोई 100 हज़ारों में नहीं होगा, ये लाखों में होगा, जो यकीनी तौर पे एक लम्हा फिक्रिया है। लेकिन हम्माद, आप समझते हैं एक जानिब तो बम्पर क्रॉप का नारा है, तमाम तर चीज़ें, एक जानिब किसान धमकी दे रहे हैं कि नहीं जी हम एहतजाज करेंगे और पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज होगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जैसे खुराक इंसानी सेहत के लिए ज़रूरी है, वैसे ही हमारी मुल्की माशी सेहत के लिए भी खुराक की तसलसल के साथ फराहमी ज़रूरी है, और वो तभी रहेगी अगर हमारा किसान खुशहाल होगा। हमारे किसान की जो इस वक्त हालत है, वो बेचारा हर तरफ से मारा जा रहा है। एक तरफ बारिशें हो रही हैं और बेतहाशा हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज है वो भी हमारा किया धरा नहीं है, औरों का किया धरा का बेचारा वो भुगत रहा है किसान। क्लाइमेट चेंज में उसका कोई हाथ नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा असरअंदाज वही हो रहा है। तो उसको बारिश की वजह से, नमी की वजह से जो गंदम अफेक्ट हो रही है, जो नहीं ली जा रही, उसके अंदर भी हम बारिशों को तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम उसकी बेटर मैनेजमेंट करके उसका हाथ बटा सकते हैं। इस सवाल का जवाब भी मेरे वो पहले सवाल के साथ ही एक्सटेंशन समझिए कि मिस मैनेजमेंट हमारे मुल्क में हर जगह होती है, यहां पर भी मिस मैनेजमेंट हो रही है। अगर हम उसको स्टोरेज कैपेसिटी दे दें और एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दें उसके लिए, तो ये कोई ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होगा, और ये चंद दिनों के लिए सीजनल होगा। उसको कोई ऐसी फैसिलिटी देनी चाहिए कि बारिशों के मौके में वो अपने फसल को संभाल के रख सके, किसी खुश जगह पर रख सके। वो भी हम नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, हम बाहर से तो $2 बिलियन कमोबेश की गंदम मंगा रहे हैं, लेकिन अपने किसान के लिए हमारे पास 3900 रुपीज है, वो भी हम उसको नहीं दे पा रहे, वो भी हम अश्योर नहीं कर पा रहे कि उसको मिल जाए। वो तो कह रहा है कि शायद 3000 में भी इस वक्त कोई नहीं ले रहा। तो अगर डिमांड नहीं है तो कल को वो सप्लाई क्यों करेगा? और अगर वो सप्लाई रुक जाएगी तो हमारी पूरी मईशत रुक जाएगी, हमारा मुल्क का पहिया रुक जाएगा। हमें ये सोचना चाहिए। गवर्नमेंट की जो बाकी पॉलिसीज हैं, रेट की अगर मैं बात करूं तो यूरिया का रेट जो गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट था वो 3600 था, लेकिन 3600 पे अवेलेबल नहीं रही, 4800 तक मार्केट में मिलती रही और किसान को मजबूरी में लेना पड़ा। डीएपी के रेट्स भी ऐसे ही हैं, 11,500 गालबन थी गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट, 14,000 तक इसको लेनी पड़ी मार्केट से किसान को। तो आप इन रेट्स, पहले अगर उसने इन रेट्स के ऊपर कल्टीवेशन की है तो वो 3900 पे कैसे बेचेगा? उसका नुकसान हो रहा है, उसका ब्रेक इवन भी नहीं हो रहा। तो अगर वो नुकसान करेगा तो घर से पैसे लाके तो अगले साल गंदम बोइंग नहीं करेगा, हमारे लिए नहीं पैदा उगाएगा। आप बाकी चीजें देखिए, हमारी जो पॉलिसी है, हमारी कल्टीवेशन टारगेट ज्यादा थे। जिन अजला में 6,85,000 एकड़ के ऊपर गंदम लगाई गई, पहले टारगेट था, वहां पर 7,14,000 इस बार लगाई गई, और प्रोक्योरमेंट टारगेट कम थे। जहां पर हमारा 1,40,000 मीट्रिक टन लिया गया, वहां पर इस वक्त 60,000 भी नहीं लिया जा रहा। तो कोई भी हमारी चीज प्रोपोर्शनेट नहीं है। मिस मैनेजमेंट की हम उम्दा मिसाल है। मिस मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी मिसाल है, और वही कि खुशहाल किसान होगा तो खुशहाल मुल्क होगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल बज़ाहिर अक्सर मुख्तलिफ नजर आती है। फिलवक्त वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। और किसान इत्तेहाद इस वक्त हुकूमत से, मौजूदा हुकूमत से नाला दिखाई देते हैं। अली, समझते हैं एक जानिब किसान धमकी दे रहे हैं सड़कों पे आने की, पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाजी मुजाहरा करने की, और एक जानिब हम ये भी जानते हैं कि जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की है। अगर किसान को खीरे का अच्छा रेट नहीं मिलता तो वो अगले साल खीरा नहीं लगाएगा। और ठीक है, दिल पे पत्थर रख के हम अगले साल सलाद में नहीं खाएंगे, लेकिन गंदम हमारा स्टेपल है। आप अब इमेजिन करें कि अगले साल अगर किसान गंदम लगाने से ही इनकार कर दें तो फिर क्या होगा। मैं अपना बाकी का वक्त शराजी साहब को मुंतकिल करूंगा, क्योंकि उनकी पाकिस्तानी तारीख़ जो है वो उनकी फिंगर टिप्स पे है। शराजी साहब, मुझे बताएं कि एक भी कभी मुस्लिम लीग नून की कोई ऐसी हुकूमत आई है जिसमें किसान खुश रहा हो? जी शराजी अली, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। मेरे ख्याल में आप देखें, हमेशा से गंदम के ऊपर कितनी बड़ी जो है वो सियासत करते हैं, और बाकायदा इन्होंने आटा बैन करते रहे माजी में। आपको याद हो, ये बार बार खैबर पख्तूनख्वा, बार उसी बार बलूचिस्तान की बात भी करेंगे कि जो बॉर्डर के
हमारे जो सूबे हैं उनके ऊपर यही इल्ज़ाम था कि हम गंदम इसलिए रोक रहे हैं कि गंदम वहाँ से स्मगल होती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बड़ा टैक्टफुली सिर्फ ये हुकूमत नहीं, आप देखें इस वक्त सेनेट के अंदर और कौमी असम्बली के अंदर कौन से लोग बैठे हुए हैं। वो माफियाज हैं चीनी वालों के, वो माफियाज हैं गंदम वालों के, वो माफियाज हैं स्टील वालों के, और वो माफियाज हैं गोश्त वालों के और चिकन और हर वो खाने की चीज़, इवन कफन दफन का इंतज़ाम इन लोगों के हाथ में है। तो आप ये बताएं कि वो लोग जो कि अपने माफियाज को असम्बलियों के अंदर इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद आप कैसे जो है वो तवक्को कर सकते हैं कि लेजिस्लेशन शायद ऐसी होगी जिसके अंदर आपकी जो एक्सपोर्ट पॉलिसी और इम्पोर्ट पॉलिसी उसके अंदर आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज करेंगे। इससे पहले हमाद ने कहा कि जी ये मैनेज नहीं कर सकते, मैं तो समझ रहा हूँ कि बड़े मज़े से मैनेज कर रहे हैं। देखिए इन्होंने एक तरफ पैसा कमाया मुल्क के अंदर गंदम ला के, चाहे वो पिछली हुकूमत थी, वो भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हुकूमत थी, उस पर हम क्या बात करेंगे। माशाल्लाह अल्लाह पाक उनको जो है वो आखिरत में इसका सिला ज़रूर देगा, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। निगरान हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये हुकूमत किसानों को सिर्फ एक गंदम की बात नहीं है, गंदम टोबैको स्टेपल क्रॉप है और हमारी ज़रूरत है जिसके ऊपर हमारे लोगों की ज़िंदगी चल रही है। आप देखें टोबैको के हवाले से क्या हो रहा है, आप देखें गन्ने के हवाले से क्या हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर एक बाकायदा निज़ाम के तहत जो अशराफिया है वो तमाम चीज़ों को कंट्रोल करती है, और एक अब शायद वक्त आ गया है। देखिए किसान यूनियन और किसान जो मूवमेंट्स है वो यूरोप के अंदर भी उठी। आपने देखा जो अगर आप ब्रिटिश हिस्ट्री और इंग्लिश हिस्ट्री को देखें तो उसके अंदर कौन लोग उठे, मेरे ख्याल में यही लोग जिनको सप्रेस किया जाता रहा था, जिनको टारगेट किया जाता रहा था, और दो लोग थे, क्लर्जी थी और इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जिन्होंने हमेशा किसानों का इस्तेसाल किया है। तो आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इंडस्ट्रियलिस्ट, कारखाना, आप जागीरदार, खान, चौधरी, वो इस वक्त सेनेट के अंदर भी हैं और वो इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर भी हैं, वो बड़े बड़े ओहदों पे भी हैं, उनके बच्चे ब्यूरोक्रेसी के अंदर है। तो इस मुल्क के अंदर एक बाकायदा एक गॉडफादर का निज़ाम है, ऊपर अशराफिया है जो कि इस निज़ाम को चला रही है। तो मेरे ख्याल में अभी वक्त शायद आ गया है कि जिस मूवमेंट की बात हम करें शायद वो गरीब लोग ही उठेंगे। और पंजाब जैसा सूबा जहाँ अगर इससे पहले आपने लोगों को दिखा कि वो अपने राइट्स की बात करते रहे, पहले नहीं करते थे, हमेशा छोटे सूबे चीखो पुकार करते थे कि शायद हमारे साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन आज आप देखें जिस तरीके से आप इस्तेसाल कर रहे हैं उन लोगों का जो कि आपके लिए खुराक पैदा करते हैं, जो कि आपके लिए जिंदगी की लाइफ लाइन है, आप उनको अगर ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल में ये मूवमेंट इससे ज्यादा आगे जाएगी। और दूसरा मैं आखिरी बात ये करूंगा कि जो क्लाइमेट जी शहराजी साहब, बिल्कुल वही सूरत हाल है कि अगर किसानों का इस्तेसाल होगा तो वो किसी तौर भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर आप एक खुशहाल मुल्क का तस्वुर जहन में लिए बैठे हैं तो फिर किसानों को भी खुशहाल करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन फिल वक्त के लिए मुझे और मेरे पैनल को दीजिए इजाज़त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।